अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। नाज़रीन, बहरा अहमर की लहरों में उठने वाली कशीदगी अब सिर्फ एक इलाकाई बहरान नहीं रही, बल्कि आलमी तजारत, तवानाई के रास्तों और मशरिक़ वस्ता के ताकत के तवाज़ुन के लिए एक बड़ा इम्तिहान बन चुकी है। ऐसे वक्त में पाकिस्तान के दफ्तर खारजा की जानिब से आज जारी होने वाला बयान गैर मामूली अहमियत इख्तियार कर गया है, क्योंकि इस्लामाबाद ने पहली बार हूसी मलेशिया की जानिब से सऊदी अरब और बहरा अहमर में तजारती जहाज रानी को लाहक खतरात पर इंतहाई वाज़े और सख्त अल्फाज में अपना मौक़िफ़ पेश किया है। पाकिस्तान ने न सिर्फ इन धमकियों की मजम्मत की, बल्कि यह भी वाज़े किया कि बैनुल-अक़वामी तजारत, आज़ाद जहाज रानी और किसी भी मुल्क की खुद मुख्तारी को निशाना बनाना नाकाबिल कबूल है। पाकिस्तान के बयान का सबसे अहम पहलू वो हिस्सा है जिसमें इस्लामाबाद ने पाकिस्तानी परचमबरदार जहाज़ों या बहरी मफादात के खिलाफ किसी भी जारहाना इकदाम को कौमी सलामती के लिए संगीन खतरा करार दिया है। इसके साथ साथ अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के तहत अपने दिफा के हक़ का हवाला देते हुए ताकत के कानूनी इस्तेमाल का इख्तियार महफूज रखने का ऐलान एक मजबूत सफारती पैगाम है। दफ्तर खारजा की जानिब से जारी होने वाला ये बयान पाकिस्तान का मौक़िफ़ बताता है कि सिर्फ सऊदी अरब की हिमायत तक वो ये महदूद नहीं, बल्कि इसके पीछे वसीतर कौमी मफादात भी मौजूद हैं। पाकिस्तान की तजारत का बड़ा हिस्सा समुद्री रास्तों से मुंसलिक है और बहरा अहमर, बाबुल मंदब और खलीज के रास्ते आलमी सप्लाई चेन के लिए इंतहाई अहम है। अगर इन रास्तों पर अदम इस्तेहकाम बढ़ता है तो इसके असरात सिर्फ मशरिक़ वस्ता तक महदूद नहीं रहेंगे, बल्कि इसका असर पाकिस्तान समेत तरक्की पजीर मईशतों पर भी बराह रास्त पड़ सकता है। ताहम इस बयान का दूसरा पहलू भी नहायत अहम है। पाकिस्तान एक ऐसे वक्त में ये पोजीशन ले रहा है जब खित्ते में ताकत की नई सफबंदियां हो रही हैं। अमरीका और सऊदी अरब के दरमियान जौहरी ताउन की मुमकिन पेशरफ्त, ईरान और मगरबी ताकतों के दरमियान कशीदगी, आबना हुर्मुज़ पर मंडलाते खदशात और बहरा अहमर में बढ़ती हुई अस्करी सरगर्मियां जाहिर करती हैं कि मशरिक़ वस्ता एक नए स्ट्रेटेजिक मरहले में दाखिल हो रहा है। ऐसे माहौल में पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि वो अपने करीबी तहादियों के साथ ताल्लुकात बरकरार रखते हुए किसी बड़े इलाकाई तसादुम का हिस्सा बनने से कैसे बचता है। पाकिस्तान का बयान वाज़े तौर पर यह पैगाम देता है कि वो अपनी खुद मुख्तारी, बहरी मफादात और इत्तेहादी ताल्लुकात के दिफा पर कोई समझौता नहीं करेगा। लेकिन अहम सवाल अब भी मौजूद है, अगर बहरा अहमर का बहरान मजीद शिद्दत इख्तियार करता है तो क्या पाकिस्तान अमली तौर पर इस तनाज़े में शामिल हो सकता है? क्या हूसियों के लिए यह बयान एक आखिरी सफारती वार्निंग है या ये सिर्फ सियासी दबाव का जरिया है? और क्या बदलती हुई इलाकाई सफबंदी में पाकिस्तान एक मुतवाज़न सफारती किरदार अदा कर पाएगा या आने वाले दिनों में उसे किसी एक सिमत में वाज़े झुकाव इख्तियार करना पड़ेगा? इन्हीं सवालात के जवाब तलाश करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं दो सीनियर तज्ज़ियाकार, आयजा इरफान साहिबा और रज़ा रूमी साहब। बहुत शुक्रिया दोनों का। रज़ा साहब, बड़ी सख्त स्टेटमेंट आई है पाकिस्तान की जानिब से हूसियों के हवाले से और वार्निंग दी गई है कि अगर किसी पाकिस्तानी जहाज़ के ऊपर अटैक हुआ तो फिर उसके बाद इससे नेशनल सिक्योरिटी का मामला जो है वो कंसिडर किया जाएगा। पाकिस्तान अब तक सालसी का किरदार अदा करता रहा है इन तमाम तर मामला पे, लेकिन उसके बाद अब लग इस रहा है जैसे पाकिस्तान भी इस कॉन्फ्लिक्ट के अंदर एक पोजीशन लेने पे मजबूर हो रहा है। किस तरह देखते हैं स्टेटमेंट को आप? जी, मेरे ख्याल से बहुत ही गैर मामूली स्टेटमेंट है, जैसे आपने कहा। और मामला ये है कि अभी तक पाकिस्तान ने ये भरपूर कोशिश की थी कि एक तो ये कॉन्फ्लिक्ट जो है ज़ाहिरी बात है कि ख़त्म हो जाए या रिड्यूस हो जाए, लेकिन उसके साथ साथ ईरान और सऊदी अरेबिया के दरमियान जो एक वो पुरानी चपकलिश या टेंशन थी, उसको वो भी कम हो जाए, और वो हुई भी। और उसमें पाकिस्तान की भी और ममालिक की भी इंटरवेंशन थी। लेकिन ये जो हुसियों की कार्रवाई है और जो जिस तरह से वो एक्टिवेट हुए हैं, उन्होंने सऊदी अरेबिया के ऊपर भी अटैक्स किए हैं। और जब आपको पता है कि पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया का डिफेंस पैक्ट इस तरह से है कि अगर किसी पर एक हमला होता है तो वो दूसरे पे तस्वुर किया जाएगा। और यही वजह है कि अब पाकिस्तान ने अपने जो वेसल्स के हवाले से भी ये वार्निंग दी है, जिसका कि बड़ा क्लियर एक मैसेज है हुसियों को। और आपको पता है कि इनडायरेक्टली वो ईरान को भी मैसेज है कि अगर आप ये करते हैं तो फिर कॉन्फ्लिक्ट जो है वो हम उसमें शामिल होंगे और हम अपना दिफा करने का मुकम्मल राइट रखते हैं। मेरे ख्याल से ये एक अहम सिग्नल है ईरान के लिए भी आने वाले दिनों में, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हूसियों के लिए भी, जो कि अपनी तई भी शायद कार्रवाई कर रहे हों और उनके अपने भी यकीनन अज़ाइम और ऑब्जेक्टिव्स हैं इस कॉन्फ्लिक्ट में। और मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त दोबारा से बड़ी अहम ये ज़रूरत समझ की है कि सालिसी जो है उसको वंस अगेन एक्टिवेट किया जाए, क्योंकि उसके बगैर ये मामला हल होने वाला नहीं है।
जी। आयशा जी। साहिबा, इस सारे मामले का एक और एंगल ये भी है कि पाकिस्तान एक न्यूट्रल पोजीशन अब तक रखता रहा है। उसके ईरान के साथ भी बड़े अच्छे मरासिम रहे, अमेरिका के साथ भी, और ऑब्वियसली एक मीडिएटर का, एक निगोशिएटर का किरदार वो अदा करता रहा। लेकिन अगर पाकिस्तान जैसा मुल्क भी, एक न्यूट्रल मुल्क भी जो है, वो इस सारे मामले के अंदर एक पोजीशन लेने के ऊपर वाज़ेह हो रहा है, दिस इज नॉट अ वेरी गुड न्यूज़ फॉर द कॉन्फ्लिक्ट। इसका मतलब है कि जो सालिस हैं, इससे पहले कतर के एक वेसल के ऊपर भी जो है वो अटैक हो चुका है, और अगर पाकिस्तान को भी ये वार्निंग जारी करनी पड़ रही है, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि ये जो जंग की सूरत हाल है, ये पहले से भी ज्यादा अब संजीदा होती जा रही है। बिल्कुल दिखता तो ऐसे ही है कि जंग की सूरत हाल पहले से ज़्यादा खतरनाक और संजीदा होती जा रही है। अभी थोड़ी देर पहले सदर ट्रंप का भी एक बयान आया कि अब वो सिविलियन ब्रिजेस और दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर को भी टारगेट करेंगे। हर शिप जिसको हरमुज़ में रोका जाएगा उसके बाद वो टारगेट करेंगे। जहाँ तक हूतीस की बात है, कल तक सदर ट्रंप का जो बयान था वो ये था कि जी अभी शायद वो इंडिपेंडेंट है, लेकिन अगर वो आए तो वी विल हैव टू डील विद देम। तो उनको डेफिनेटली अमेरिका के लिए एक स्ट्रेच होगा, अमेरिकन मिलिट्री के लिए एक स्ट्रेच होगा। और जहाँ तक अमेरिका की बात है, उसके लिए पहले ही बहुत ज़्यादा मुश्किलात बढ़ रही हैं। द कॉन्फ्लिक्ट में जो सिचुएशन है इस वक्त ये है कि दोनों पार्टीज एक पोजीशन ऑफ पावर से आना चाहती हैं, निगोशिएट करना चाहती हैं, लेकिन अपनी जो एक पोजीशन ऑफ पावर है उससे पीछे हटने पे तैयार नहीं है। अमेरिका भी यही चाहता है और ईरान भी यही चाहता है। लेकिन कल एक जो बड़ी बात अमेरिका में हमने देखी वो सेक्रेटरी पीट हेग्सेथ की सेनेट हियरिंग थी, और उसमें जब उन्होंने एडिशनल फंडिंग मांगी और उसके ऊपर जो मुख्तलिफ अमेरिकी पॉलिटिशियंस का रिस्पॉन्स रहा और मीडिया का जिस तरह का रिस्पॉन्स रहा, तो शायद जो टॉलरेंस है वो थिन होती जा रही है अमेरिका की तरफ। जबकि अगर हम देखें तो इकोनॉमिकली हालांकि अमेरिका इस जंग का बोझ शायद बहुत हद तक उठा सकता है ईरान के मुकाबले में, लेकिन जो पेन टॉलरेंस है पॉलिटिकली वो शायद अमेरिका की तरफ कम है। तो अब आने वाले दिनों में देखना होगा कि कौन सा कंट्री ऑफ रैंप रहता है, और पाकिस्तान का इस मामले में कोई पोजीशन लेना, हालांकि ये स्ट्रेटेजिकली मेरा ख्याल है पाकिस्तान ने ठीक किया, क्योंकि जो डिफेंस पैक्ट हमारा सऊदी अरेबिया के साथ है उसका तकाजा यही है कि पाकिस्तान इस बात को करे। लेकिन अभी तक, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, मैंने किसी ईरानी सोर्स से ये बात नहीं देखी कि ईरान ने पुश किया। हो सकता है बैक चैनल जाहिर ईरान की प्रॉक्सी है हूतीस, लेकिन ईरान ने इसको कंफर्म नहीं किया कि ये उन्हीं की सपोर्ट में हूतीस आगे आ रहे हैं। तो दे आर ट्राइंग टू मेक इट लुक लाइक अ सेपरेट थिंग, ऑल्दो इट लुक्स लाइक कि बैकडोर में ये कनेक्टेड है इसी यूएस ईरान कॉन्फ्लिक्ट से। रहा साहब, लेकिन ये सारा मामला जो है वो बेसिकली सना इंटरनेशनल एयरपोर्ट के ऊपर जो अटैक होता है, वहाँ से मामला जो है वो स्टार्ट होता है। हुसीज ये कहते हैं कि जनाब हम भी जो है अब उसके बाद रियाज के ऊपर अटैक कर सकते हैं, और उसके बाद सऊदी जो एयर स्ट्रिप्स हैं उसके ऊपर भी हम अटैक कर सकते हैं, और ये मामला वहाँ से बढ़ते बढ़ते बाबुल मंदब की बंदिश के ऊपर भी आ चुका है। पाकिस्तान ने अभी तक अपने आप को जो है वो है किनारे पे रखा है। पाकिस्तान की जो सप्लाई चेन है इवन वो डिस्टर्ब हुई, जो इससे आपने हुर्मुज़ जब बंद किया गया उससे जाहिर बात है हमारी सप्लाई चेन भी डिस्टर्ब हुई। लेकिन अगर बाबुल मंदब की बंदिश भी अगर होती है, इस किस्म की चीज़ होती है, तो ऑब्वियसली फिर तो पाकिस्तान की पूरी सप्लाई चेन के ऊपर इसके बड़े गहरे असरात होते हैं। आपके ख्याल में हर गुजरते दिन के साथ साथ पाकिस्तान के लिए भी डिफिकल्ट होता जा रहा है अपनी न्यूट्रल पोजीशन को वैसे ही बरकरार रखना? जी देखिए मंसूर, बिल्कुल मुश्किल होता जा रहा है, और बड़ी ही कॉम्प्लिकेटेड मामला बन चुका है पाकिस्तान के लिए। मगर कॉन्फ्लिक्ट में दाखिल होना शायद पाकिस्तान के लिए एक अच्छा ऑप्शन नहीं होगा। ठीक। उसकी वजह है कि जितनी देर ये कॉन्फ्लिक्ट अगर आगे बढ़ता है और इंटेंस होता है और फैलता है, उतना ही नुकसान जो है पाकिस्तान का और दीगर ममालिक का भी माशी तौर पर होने का इम्कान है, दुनिया भर का। देखिए, यही मसला है कि ये जो जंग है इसके असरात सिर्फ एक दो ममालिक, चार ममालिक या एक खिते तक महदूद नहीं, बल्कि आलमी असरात जो है वो इसके महसूस किए गए पहले फेज में, और अभी भी किए जा रहे हैं और किए जाएंगे अगर इस कॉन्फ्लिक्ट को नहीं इसकी कोई रोकथाम होगी। मगर इसमें जो अच्छी उम्मीद अफजा बात यह है कि अभी ईरान के जो वजीर दाखिला यहाँ पे आए हुए थे, और ये भी बताया जा रहा है कि पैक चैनल दोबारा से बातचीत का सिलसिला जो है वो शुरू हो रहा है, और पाकिस्तान हस्बे साबिक जो है तुर्की और दीगर ममालिक के साथ साथ एक सालिसी का किरदार अदा करेगा। मेरे ख्याल से उसकी अशद ज़रूरत है। और अगर आपके इल्म में है, जो जैसा कि आपने फॉलो करते हैं मंसूर, के एर्दोआन और हमारे फील्ड मार्शल ने मुश्तरका तौर पर एक बातचीत भी की थी डोनाल्ड ट्रंप से,
जब फील्ड मार्शल तुर्की का दौरा करने गए हुए थे। और उस फोन कॉल में भी उन्होंने यही डोनाल्ड ट्रंप को कहा था कि भाई आप इस मामले को मजीद मत फैलने दें और हम्म। मजीद इस कॉन्फ्लिक्ट को मत दायरा कार वसी करें, क्योंकि उसमें हम सबका नुकसान है और पाकिस्तान का तो नुकसान सबसे शदीद है। आप देख ही सकते हैं कि कितना हिजान है इस वक्त माशी और समाजी तौर पर। पेट्रोल की प्राइसेस, डीजल की प्राइसेस, इन्फ्लेशन और गुर्बत के नंबर्स में इजाफा, तो पाकिस्तान के ऊपर तो एकदम गहरे असरात मुरतब होते हैं। इसलिए मेरे ख्याल से हमारे पास तो जो बेस्ट ऑप्शन है वो यही है कि दोबारा से डिप्लोमेटिक एक पुश जो है वो दिया जाए, और जो हमारे दीगर एलाइज थे, मिस्र है, तुर्की है, और उनको भी दोबारा से शामिल करके ये बावर करवाया जाए अमेरिका को और ईरान को कि वो एक एक स्टेप बैक लें और दोबारा से मुज़ाकरात की मेज़ पर आएं। और वो ही एक रास्ता है आगे बढ़ने का, और उसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। जो भी बाकी कॉन्फ्लिक्ट का जो रास्ता है हमारे लिए भी, ईरान के लिए भी और अमेरिका के लिए भी, वो किसी को भी सूट नहीं करता इन हालात में। जी मंसूर। आयजा साहब, इस सारे मामले के अंदर ऑब्वियसली जब लास्ट टाइम ये कॉन्फ्लिक्ट अपनी पीक के ऊपर पहुंचा था, जंग अपनी बिल्कुल पीक के ऊपर मौजूद थी, तो हमने इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस को देखा कि $110 से लेकर $117 के रेंज के अंदर ट्रेड होना शुरू हो गई थी। और अब भी हम देख रहे हैं कि आहिस्ता आहिस्ता वो इंच अप करती जा रही है, $90 पर बैरल से भी उसको वो क्रॉस कर चुकी है। अब ये जिस तरह ऑयल प्राइसेस ऊपर जाएंगे एंड वी सीइंग के 70s के ब्रैकेट से अब वो 90s के ब्रैकेट को जो है वो उसमें एंटर हो रही हैं। अगर ये ऑयल प्राइसेस इसी तरह बढ़ती गई, लास्ट टाइम जब ये बढ़ी थी अमेरिका के अंदर, जाहिर बात है वहां की आवाम को इसकी हीट महसूस होना शुरू हुई थी और अल्टीमेटली उसका असर जो है वो डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर भी पड़ रहा था। ही वाज टॉकिंग अबाउट इट। आपके ख्याल में जब मिड टर्म इलेक्शंस अमेरिका के अंदर होने जा रहे हैं, अभी इवन दो चंद महीने उसके अंदर मौजूद हैं, क्या डोनाल्ड ट्रंप इन बढ़ती हुई ऑयल प्राइसेस और उसके बाद अवामी गुस्से को बर्दाश्त कर पाएंगे अगर इस कॉन्फ्लिक्ट को मजीद बढ़ाया गया तो? अच्छा, इसमें एक बात तो ये है कि ये रेड सी के ऊपर जो अब एस्केलेशन शुरू हुई है, इसके बाद से जब पाबंदी लगेगी, वहां के रास्ते बंद होंगे, तो अनदर 7% ऑफ वर्ल्ड ऑयल जो है उसका रास्ता बंद हो रहा है। जी। तो जाहिर है गैस प्राइसेस अब जाएंगी। आज 4% आप कहेंगे, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, 95 के करीब पर बैरल रिपोर्ट हो रहा है ऑयल की प्राइस। तो ऑलरेडी अमेरिका में जो सदर ट्रंप की एक रीसेंट पोल रॉयटर्स और इप्सोस का है, उसके मुताबिक सदर ट्रंप की ओवरऑल अप्रूवल रेटिंग ड्यू टू दिस वॉर हैज गॉन डाउन। इट्स जस्ट ऑन 29%। लाइक 10 में से 3 लोग जो हैं वो सपोर्ट कर रहे हैं सदर ट्रंप की इस वॉर की बात को। और जहां तक मिड टर्म इलेक्शन की बात है, तो ऑलरेडी पॉलिटिकल नैरेटिव्स में मुख्तलिफ कैंडिडेट्स के ये बात आ गई है कि वॉर से बाहर निकला जाए। तो ये एक पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग का एक स्टेटमेंट बन चुका है। ऑलरेडी लोग इसके ऊपर बात करना शुरू हो गए। सारे पॉलिटिशियंस कह रहे हैं कि अमेरिका को जंग से बाहर निकलना चाहिए। और स्पेशली अब जो रिसेंट लॉसेस, मिलिट्री लोगों की जानों के नुकसान जो अमेरिकी सोल्जर्स के सामने आना शुरू हुए हैं, जिसके ऊपर भी बहुत कॉन्फ्लिक्टिंग आ रहा है कि जी नंबर्स ठीक नहीं बताए जा रहे, स्लो रिपोर्टिंग की जा रही है, उसके बाद शायद ये सदर ट्रंप के लिए मजीद मुश्किल होता जाए। और हमने पिछले हफ्ते एक बहुत बड़ा इस हवाले से चेंज देखा जब जेडी वेंस ने एक पॉडकास्ट पे आकर, जो रोगन की पॉडकास्ट में, जो कि मेगा के सबसे ज्यादा मोस्ट वॉच्ड पॉडकास्टर है, उस पर बैठ के उन्होंने कहा कि इजराइल जो है वो नहीं चाहता कि ये हो कि अमन हो और निगोशिएशंस हो, और उन्होंने अपने आप को एक तरह से पीछे कर लिया इस सारे मामले से। तो सदर ट्रंप को इसकी पॉलिटिकल कॉस्ट नजर आना शुरू हो गई हैं। और अगर सदर ट्रंप, जाहिर तो नहीं लगता कि वो कोई भी ऑफ रैम्प लेने पे तैयार है उनके बयानात से, लेकिन अगर वो नहीं इस तरफ जाएंगे तो ही विल हैव टू बेयर द पॉलिटिकल कॉस्ट। इस सारे मामले के अंदर अभी थोड़ी देर पहले बात हो रही थी, पीट हेग्सेथ ने जो ब्रीफिंग दी है कमेटी के सामने रहा साहब, उसके अंदर तो ये भी बताया गया कि जनाब अभी तो तकरीबन हमारे 37-38 अरब डॉलर जो है वो इस पे लग गए हैं, जो कि प्रीवियस जो कैलकुलेशन थी उससे भी 8 अरब डॉलर ज़्यादा हैं, और अब वो मजीद पैसे भी मांग रहे हैं। इज दिस एन इंडिकेशन के अमेरिका इज राइट नाउ ऑन द पाथ के ये एस्केलेशन होनी ही होनी है, वी नीड टू गेट रेडी, और ये मामला किसी वक्त भी अब स्टार्ट होने के दर पे पहुंच चुका है? देखिए, बिल्कुल मंसूर, आपने दुरुस्त निशानदेही की है। सबसे पहली तो अभी जिक्र हुआ तेल की कीमतों का, और उससे जो तेल की कीमतें देखें ना, अगर दुनिया में हर जगह वो असरअंदाज होती है। हमारे यहाँ तो खैर बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि 98%, 99% हम इंपोर्ट करते हैं। अगर 2 रुपए भी बढ़ जाए
तो उसका एक पूरा रिपल इफेक्ट होता है। मगर अमेरिका में भी उसका जो है असर वो हो रहा है, खसूसन खाने पीने की अशिया की कीमतें, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन की कीमतें बढ़ जाती हैं, और इस वजह से लोग जो हैं वो इंतहाई गैर मुतमईन है मौजूदा हुकूमत और डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसियों से, और वो नंबर्स भी और सर्वेज भी दिखा रहे हैं। उसके साथ साथ ये जो पैसों की बात ये की जाती है, देखिए ट्रंप की पूरी सियासत का जो लुबे लुबाब ये था कि मैं जो पैसे बाहर खर्च किए जाते हैं अमेरिकी हुकूमत की तरफ से, अमेरिकी इंतज़ामिया की तरफ से, इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से, जंगों में, नेटो में और दीगर जगहों में, मैं वो सारे पैसे बंद कर ख़त्म करके खर्चे मैं मुल्क में लाकर आप पर लगाऊंगा, यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर पर लगाऊंगा। आपको इतना अमीर, उसका ये जुमला था कि आप इतने अमीर हो जाएंगे मेरे दौरे हुकूमत में कि आपको समझ नहीं आएगी कि आप उन पैसों के साथ करें क्या, इतने पैसे होंगे आपके पास। ठीक। अब जब वादा आपने ये किया हो और हकीकत ये हो कि आप जंग में सैकड़ों अरब रुपए लुटा चुके हो, क्योंकि जो अभी असलहा है मंसूर, जितना महंगा असलहा खर्च हुआ है इस पहले फेज में, वो भी, उसकी भी अभी तखमीना पूरी तरह से लगाया भी नहीं गया, अब नए ऑर्डर्स भी दिए गए हैं। तो ये एक वबाले जान बन रहा है। मगर प्रॉब्लम यह है कि इस इलेक्शन, जो मिड टर्म इलेक्शन आ रहा है, उसमें ये एक कैच 22 सिचुएशन में फंस चुकी है ट्रंप इंतजामिया। अगर वो जंग बंदी करवा के इलेक्शन में जाते हैं तो उनको ये कहा जाएगा कि आपने ईरान के सामने घुटने टेक दिए, जो आपसे कहीं छोटा और कमजोर मुल्क है, और आप कैसे ये जंग में हार गए हैं, तो वहां भी मुसीबत है। अगर आप कॉन्फ्लिक्ट को जारी रखते हैं, पैसे खर्चते हैं, तेल की कीमतें ऊपर जाती हैं, मईशत पर असर अंदाज होता है, फिर भी आप पिटते हैं। तो ये बड़ा एक मुश्किल सूरत हाल बन गई है ट्रंप इंतजामिया के लिए। इसी वजह से आपको ये डाइवर्शन दिखाई दे रही है कि जेडी वैंस जो हैं वो मुज़ाकरात की बात करते हैं, जबकि ट्रंप और मार्को रूबियो जो है वो मार धाड़ की बात करते हैं, क्योंकि दोनों ही जो मुख्तलिफ स्कूल्स ऑफ थॉट हैं और वोटर बेस है अमेरिका में, उसको अपीज कर रहे हैं ट्रंप इंतजामिया के मुख्तलिफ हिस्से बखरे। और तो ये एक मुश्किल वक्त है अमेरिका के लिए। जी आयशा साहब, ये रजा रूमी साहब जिन मामलात का जिक्र कर रहे हैं, इसमें एक और एंगल है, एक और भी चीज़ का आता है, और वो है अमेरिकी सोल्जर्स के कॉफिन्स का। चाहे वो वियतनाम की वॉर हो, चाहे वो इराक वॉर हो, या फिर अफगानिस्तान की वॉर ऑन टेरर हो, जब जब अमेरिकी फौजियों के कॉफिन्स जो हैं जब वापस गए हैं या उनकी तस्वीर जो है वो मीडिया के ऊपर आई है, तो पब्लिक ने वहाँ पे रिएक्ट किया है। अब हालिया जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ है उसमें अब तक 3 अमेरिकी फौजियों की हलाकत के हवाले से तस्दीक हो चुकी है, 100 अमेरिकी फौजियों के जख्मी होने की तस्दीक हुई है। क्या ये प्रेशर भी बिल्डअप होता है डोनाल्ड ट्रंप पे, या आपके ख्याल में इससे कोई फर्क नहीं पड़ता उनके ऊपर? नहीं, इनके ऊपर बिल्कुल इससे फर्क पड़ता है। और जैसा कि रजा रूबी साहब ने पहले कहा कि अमेरिका में सदर ट्रंप का पूरा बयानिया इस बात पे था कि अमेरिका फर्स्ट, तो हम बाहर की जंगों में हिस्सा नहीं लेंगे, हम इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स में हमारा कोई लेना देना नहीं, हम अपने मुल्क को बढ़ाएंगे, हम अपनी इकॉनमी को। जबकि इस वॉर के बाद से ये सब कुछ उलट होता जा रहा है। इसके साथ साथ एक और अहम बात इसमें यहाँ पे ये नोट करने वाली है कि ये जंग सिर्फ इकोनॉमिकली या मिलिट्री जो लॉसेस हैं उस तक महदूद नहीं है। सदर ट्रंप की इंतजामिया को एक बड़ा आईनी बहरान भी दो चार है। इस वक्त तक अमेरिका की जो सदर ट्रंप की इंतजामिया है वो इस जंग को ऑफिशियली वॉर नहीं कह रही, ठीक है। क्योंकि अगर ये ऑफिशियल वॉर है तो उन्हें कांग्रेस से अप्रूवल चाहिए। और वॉशिंगटन में इस हवाले से बहुत बहस और बहुत प्रेशर है सदर ट्रंप की इंतजामिया पे कि क्या ये ऑल आउट वॉर है, तो फिर आप अप्रूवल लें और आप सीधे रास्ते से जाएं। तो उस जगह पे भी सदर ट्रंप को बहुत से महाज का सामने। एक अगर मैं छोटी सी बात अगर इजाजत दें पाकिस्तान के हवाले से ऐड कर सकूं, वो ये है कि पाकिस्तान पिछले जब ये MOU साइन हुआ उसके बाद एक खामोशी का दौरानिया आया, और बहुत सी जगहों पे ये कहा जाने लगा कि पाकिस्तान इज आउट ऑफ नेगोशिएशन, पाकिस्तान की जरूरत नहीं रही। लेकिन अगर आप ये देखें कि इस वक्त पाकिस्तान के अमेरिका के साथ जो ताल्लुकात हैं, मैं इधर न्यूयॉर्क में बैठी हूँ और मैं यहाँ पे देखती हूँ कि पिछले 1-2 हफ्ते में जितने पाकिस्तानी मिनिस्टर्स आए हैं उनको टॉप लेवल अमेरिकन इंतजामिया से मुलाकात का मौका मिला है, जो कि इतना आसान नहीं होता था। आप अगर पिछले कुछ सालों में देखें, पाकिस्तान एंड अमेरिका आर ऑन अ वेरी गुड डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप्स एट दिस टाइम। और पाकिस्तान के ईरान के साथ जो ताल्लुकात हैं वो तो आपको रिसेंट ईरानी इंटीरियर मिनिस्टर के दौरे से भी नजर आ गए होंगे। सो पाकिस्तान कैन प्ले अ वेरी वेरी पिवटल रोल एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, एंड आई एम श्योर पाकिस्तानी लीडरशिप इज वर्किंग ऑन इट।
बहुत बहुत शुक्रिया आयशा इरफान साहबा और रजा रूमी साहब। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी। यहाँ पे जहाँ पे इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस की बात हो रही थी कि उनकी कीमतें अब बढ़ना शुरू हो गई हैं, वहीं पे पाकिस्तान के अंदर पेट्रोलियम मसनूआत के सिलसिले में आज एक बड़ा रिलीफ मिला है कि पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन की जानिब से जो हड़ताल की जानी थी उसे अब 2 हफ्तों के लिए मौखर कर दिया गया है। हुकूमत को मौका दिया गया है कि इसके ऊपर दोबारा नज़रसानी की जाए। आखिर मामला यहाँ तक क्या किस तरह पहुंचे और क्या 2 हफ्तों के अंदर कोई नतीजा निकल पाएगा, इस पर मजीद बात करते हैं एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अब कुछ बात करते हैं पेट्रोल के हवाले से। पेट्रोल पंप एसोसिएशन की जानिब से कॉल दी गई कि जनाब एहतजाज किया जाएगा, ये रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर जो कीमतों का तयन किया जाता है ये फेयर नहीं है और इस तरह पेट्रोल नहीं बेचा जा सकता। और रात 12 बजे के बाद से पूरे मुल्क के पेट्रोल पंप जो हैं वो बंद करने का ऐलान किया गया। लेकिन आज वजीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक ने कहा कि जनाब हमारे मुज़ाकरात कामयाब हो गए हैं, 2 हफ्ते के लिए अब पेट्रोल पंप्स की जो हड़ताल है उसे मौखर कर दिया गया है। लेकिन इसी सिलसिले में पेट्रोल पंप ओनर एसोसिएशन का ये कहना है कि हमारे मुज़ाकरात जो है वो कामयाब नहीं हुए हैं, हड़ताल की कॉल वैसे ही मौजूद है। अब क्या रात 12 बजे के बाद पेट्रोल पंप्स बंद होंगे या खुले रहेंगे, इसी पे मजीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं चेयरमैन पेट्रोल पंप ओनर एसोसिएशन हुमायूं खान साहब। हमारे साथ बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। आज हुकूमत के साथ मुज़ाकरात हुए, हड़ताल की कॉल दी गई थी आप लोगों की जानिब से, अब क्या फैसला हुआ आखिरकार? सर, हमारा इंशाल्लाह शटडाउन जारी है और इसमें कोई हमारी जो उनके साथ मुज़ाकरात थे वो मुकम्मल तौर पे नाकाम हो चुके हैं और इंशाल्लाह हम अपने उस शटडाउन पे कायम हैं। नहीं, हमें तो हुमायूं साहब बताया गया है कि ये 2 हफ्ते के लिए जो है वो हड़ताल को मौखर कर दिया गया है। बस वो अपने तौर पे खड़ा हो जाए और कोई मतलब डीलर अपने साथ खड़ा कर दें जिनके पास कोई ओहदा नहीं है और वो इस तरह बयान जारी करे, तो मेरे ख्याल में ये तो बहुत बड़ी ज्यादती है इस तरह। नहीं, मैं समझा नहीं, मतलब आप चेयरमैन हैं पेट्रोल पंप ओनर एसोसिएशन के, आप कह रहे हैं कि आज जी, रात को जी जी नहीं, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने किए हैं या मतलब मीडिया टॉक किया है तो उसमें कोई हम मौजूद थे? नहीं, आप तो वहां मौजूद नहीं थे। जब हम मौजूद नहीं थे ना तो वो किसके साथ कर रहे थे? नहीं, तो आपका कहने का आपका मतलब है कि आज रात 12 बजे से हड़ताल शुरू होने लगी है? जी जी, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और ये आपकी हड़ताल जो है वो किन किन सूबों तक महदूद है? ये पाकिस्तान है, गिलगित बल्तिस्तान है, कश्मीर है। अच्छा, मतलब हर जगह ही ये होगी, ये मखसूस सूबों की हद तक नहीं है सिर्फ ये? नहीं नहीं नहीं, हर जगह होगी इंशाल्लाह। हमारे साहब, ये बेसिक डिमांड क्या है? बेसिक डिमांड रोजाना की बुनियाद पर जो कीमतों का तयन होता है, यही सबसे बड़ा मसला है? ये भी मसला है हमारा, जो है ना, कमीशन परसेंटेज में भी है मसाइल, तो और भी बहुत है, लेकिन इस वक्त ये जो 2 मेन मसले हैं वो ये है। अच्छा, आपको ये रोजाना की बुनियाद पे जो कीमतों का तयन है, इस पे मसला क्या है? इसमें इसमें क्या इशू क्या आ रहा है? में हमें नुकसान है ना, मतलब हम किसी तरह मेंटेन नहीं कर सकते, मतलब ये बहुत नुकसान है। हम हिसाब नहीं रख सकते और दूसरी बात है कि रोज लड़ाई झगड़े होते हैं, कस्टमर आते हैं, रात को एक रेट होता है, सुबह को दूसरा रेट होता है। हम्म। फिर दूसरी बात है कि जिस वक्त रेट बढ़ रहा होता है ना, ऑयल मार्केटिंग कंपनी उस दिन तेल नहीं देता, जिस दिन सस्ता होता है उस दिन कहता है तेल ले लो। तो दूसरी बात है कि इसने जो इनके साथ जोड़ दिया तरीका, देखो इसमें लेशन होना चाहिए। ये अभी इन्होंने जो तरीका कर लिया है, आधा तीतर आधा पटेर वाला कर लिया कि ओगरा भी मौजूद है और डे बाई डे उसने रेड भी कर दिया। तो जब तक लेजिस्लेशन नहीं होगा, कानून में ये बातें नहीं होंगी, उस वक्त तक जो है ना ये सारी बातें गलत है। नहीं, तो हमारे साहब इसमें आप लोगों के ऊपर भी तो इल्जाम है ना, वो ये है कि जनाब जब कीमतें बढ़ रही होती हैं तो आपके जो डीलर्स हैं, जो पेट्रोल पंप मालकान हैं, वो होर्डिंग करना शुरू कर देते हैं, वो पेट्रोल आगे बेचते नहीं है। झूठ है, बिल्कुल 100% झूठ है। आप मुझे ये बताएं कि अभी आप डे बाई डे, मिसाल के तौर पे अगर मेरी सेल 10,000 है, मुझे अभी ये जंग की सूरत में जैसे ये दिन ब दिन जो है ना रेट बढ़ रहा है, ये बढ़ता जाएगा। मैं अगर होल्डिंग करना चाहूँ तो इसमें सबसे आसान है कि मतलब आज भी अगर मेरी 10,000 लीटर की सेल है तो मैं 20,000 मंगवाऊँ, 20,000 की सेल है। अभी इस वक्त इनके पास 50% हमारे जो रूरल एरिया है वहां पे पंप ड्राई है, इनके पास प्रोडक्ट ही नहीं, इनके पास जखीरा ही 9-10 दिन का है। हम्म। ये तो एक चक्कर है, उल्टा चक्कर।
समझ ही नहीं आता है गवर्नमेंट क्या कर रही है। नहीं, लेकिन आपको ये जो जिस फॉर्मूले को आप मुस्तरद कर रहे हैं वो तो दुनिया के कई ममालिक में दिन में एक एक वक्त में कीमतें जो है वो तब्दील होती हैं। आप अमेरिका चले जाए, वहां पे एक सड़क के ऊपर पेट्रोल पंपों की एक कीमत नहीं होती, डीरेगुलराइज किया जाता है। पूरी दुनिया के अंदर ये फॉर्मूले तो चलते हैं। देखो ना, आपने खुद ही लफ्ज ले लिया डी रेगुलेशन। जी। अब यहाँ पे आप मुझे बताए ना कि अभी इन्होंने जो सिस्टम किया, ये सिस्टम क्या है, इसको क्या नाम देंगे आप? इसको इसको यही कह सकते हैं आप, डी रेगुलराइज है। रोज के बुनियाद के ऊपर कुछ हद तक रेगुलराइज किया जा रहा है कि रोज के नहीं हिसाब नहीं से, नहीं या तो फिर इसको फ्री नहीं, कर दें, ये फ्री फॉल और कर दें, आपकी मर्जी, आप जो मर्जी रेट तय करें। हाँ देखो, ये असल में यही तो मैंने कि आधा तितर आधा बटेर इन्होंने कर दिया है। हम्म। इन्होंने ओएमसी को और ऑयल रिफाइनरी को जो है ना फायदा देने के लिए, भाई ये इनकी मर्जी होगी, इनके मामलात होंगे, बस हम थोड़ा सा जो है ना ऊपर जो है ना ओगरा 7 डेज के जो है ना औसत से या परसेंटेज से उसकी कीमत बनाएगा, ठीक है। अब ये हमें समझ नहीं आ रही, ये तो जो ओएमसी ने कहा उनको, जो रिफाइनरी ने उनको कहा उसके मुताबिक चला। एक बात, दूसरी बात ये कि इनके जहन में ये है कि जब डे बाई डे इस तरह रेट बढ़ेगा तो पब्लिक शोर नहीं करेगा। हम्म। एकदम जो है ना 15 दिन के बाद 100 रुपए 80 रुपए ये नहीं बढ़ेगा तो पब्लिक महसूस नहीं करेगा। इन्होंने समझा कि ये तो लोग ही मतलब ना समझ है, तो इनको ये तो पता नहीं है कि अभी पब्लिक कितनी समझदार है। मायूस साहब, लेकिन इसके ऊपर आप दोबारा वो इल्जामात तो फिर आपके ऊपर भी आते हैं ना, जिस तरह हफ्तावार, जिस तरह अभी डीजल की कीमत में 30 रुपए का इजाफा हुआ तो पेट्रोल पंप मालिकान की चांदी तो हुई उसके अंदर, लेकिन अब वो जो चांदी बनाने के जो मौके हैं वो अब नहीं रहेंगे। अगर दिन में सिर्फ या एक रोजाना के लिहाज से 3 रुपए 4 रुपए का इजाफा होता है तो वो प्रॉफिट नहीं रहेंगे जो माजी में हुआ करते थे। ये भी प्रॉफिट, ये उससे ज्यादा प्रॉफिट है हम्म। सर। ये तो रोजाना का प्रॉफिट है, ये आपके, यही तो मैं आपको बता रहा हूँ। ये भी तो रोजाना का प्रॉफिट है, ये रोजाना बढ़ता है ना तो मैं तेल मंगवाता रहूंगा तो क्या है इसको। ठीक। तो ये भी तो रोजाना का प्रॉफिट है। बात ये नहीं है सर, बात ये है जो हमें होर्डिंग की बात करता है वो बिल्कुल गलत है। हम आजाद नहीं है, हमारे पास ना रिफाइनरी है, डायरेक्ट हम रिफाइनरी से नहीं परचेज कर सकते। हम्म। हमारा जो है ना ओएमसी है, हम वहां पे पैसे बेचते हैं, फिर 3 3 5 5 7 7 दिन जो है ना अपना फ्यूल नहीं देता। ठीक। ये तो उसके जो है ना कंट्रोल में। आज ये बहुत सारी बातें हो चुकी हैं कि भाई ये हो गया वो हो गया, लेकिन ये बातें, हमने कहा कि सारी चीजें तहरीर होनी चाहिए, डॉक्यूमेंटेड होनी चाहिए और डेटेड होनी चाहिए कि भाई इस डेट को मैं करूंगा, ये हमारा आपस में मुआहिदा होगा। अगर आप इस तरह नहीं होगा, ये जबानी जमा खर्च में काम कोई नहीं चलेगा। नहीं तो आप मुआहदे में क्या लिखवाना चाहते हैं, किस किस्म की प्राइसिंग होनी चाहिए? जो जो हमारी बातें तय हो जाए ना, मतलब जो बातें हमारी तय हो जाए हम्म। वो हम लिखवाना चाहते हैं। यानी उसमें आप रोजाना की कीमतों के तयन के हवाले से भी अगर हो सका तो ये मौका, ये हो सकता है कि वो इस तरह ही इसी फॉर्मूले के तहत कीमतों को तयन हो जाए, इस पे आपको एतराज नहीं नहीं होगा? नहीं नहीं, ये अगर हमें देखो, ये हर सूरत आप रिजेक्ट कर रहे हैं जी जी रिजेक्ट कर रहे हैं, तो बिल्कुल सौ आपको फीसद आपको रिजेक्ट कर रहे हैं। कितनी देर के बाद चाहिए कीमतें, कितनी देर के बाद उसका तयन होना चाहिए? ये कम से कम 15 दिन, 15 दिन से तो पहले बिल्कुल किसी तौर पे कबूल ही नहीं है। लेकिन रोज के लिहाज से जब पेट्रोल की, और आप जानते हैं कि इस वक्त भी ऑयल प्राइसेस जो है $95 के ऊपर पहुंची हुई है, तो फिर उसका तयन किस तरह किया जाएगा जब रोजाना के हिसाब से कीमतें इंटरनेशनली बढ़ रही हैं? ये पाकिस्तान को बने हुए 76 साल हो गए हैं, जी। तो 76 साल में कैसे बनते थे? अभी जो है ना इसको सारी चीजें याद आ गई हैं। मतलब 76 साल में तो यही चीजें चलती थी, तो हम ये भी नहीं करते भाई हमारे साथ बैठ जाएं, हमें पहले बताएं, हमें पहले कायल करें। एक बात, दूसरी बात यह कि हमें कम्युनिटी के नीचे क्यों दिया हुआ है, वो भी आजाद है, हम भी आजाद हैं। हाँ। मतलब एक तरीका बनाए जैसे अमेरिका में 6% से कम प्रॉफिट पे आप कोई चीज ही नहीं बेच सकते। उसकी वजह क्या है कि जो कारोबारी लोग हैं उसके हकूक का तहफुज है। कि हम्म। एक बड़ा कारोबारी आदमी आ जाए ना, वो गरीब को मार देगा, हम्म। वो कहेगा नहीं मैं तो 2% पे देना है। ठीक। तो अमेरिका ने कहा कि नहीं यार, जो गरीब है ना, जो कमजोर है ना, उससे 6% से नीचे पे जब आप जो है ना उसको बेचेंगे ना तो 10,000 जो है ना उसका फाइन है। तो यहाँ पे तो समझ ही नहीं आ रही कैसे सिस्टम। देखो सिस्टम बनना चाहिए, उस सिस्टम के अंदर मुझे भी पता होगा, आपको भी पता होगा, पब्लिक को भी पता होगा, बड़ा सही होगा और समझ भी आएगी।
बहुत शुक्रिया हुमायूं खान साहब, चेयरमैन पेट्रोल पंप ओनर एसोसिएशन हमारे साथ मौजूद थे। उनकी गुफ्तगू आपने सुनी। हुकूमत का ये दावा है कि जनाब हमारे मुज़ाकरात कामयाब हो गए हैं, 2 हफ्ते के लिए इस हड़ताल को अब मौखर कर दिया गया है। लेकिन जो चेयरमैन पेट्रोल पंप ओनर एसोसिएशन है वो ये कह रहे हैं कि हमारे मुतालबात मंजूर नहीं हुए हैं। हड़ताल की कॉल वैसे ही मौजूद है और रात 12 बजे के बाद पेट्रोल पंप्स बंद होना शुरू हो जाएंगे। एक कन्फ्यूजन का शिकार लगता है ये पूरा निज़ाम, जिसमें कुछ समझ नहीं आ रही कि लोग अब इस सिलसिले में क्या करेंगे। क्या कल जब वो पेट्रोल पंप पर जाएंगे तो क्या उन्हें पेट्रोल मिलेगा या नहीं मिलेगा। जहाँ पे कन्फ्यूजन की बात हो रही है वहीं पे भारत के अंदर भी इस वक्त मोदी सरकार काफ़ी तक कन्फ्यूजन का शिकार है, चूँकि वहाँ पे तलबा की जानिब से जो एहतजाज किया जा रहा है नई दिल्ली के अंदर, और वो कॉकरोच जनता पार्टी उसने मोदी सरकार की नाक में दम करके रखा हुआ है और उनको किस तरह संभालना है वो भी इस कन्फ्यूजन का शिकार नजर आते हैं। इस पर तफसील से बात करते हैं ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहेंगे। दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत, शाइनिंग इंडिया, मुआशी सुपर पावर और जमहूरी इक़दार का अलंबरदार, बरसों से मोदी सरकार भारत की यही तस्वीर दुनिया को दिखाती रही है। लेकिन आज इसी तस्वीर पर सवालिया निशान लग चुका है। दिल्ली की सड़कों पर नौजवानों का समंदर है, पार्लियामेंट के गेट सिक्योरिटी की हसारबंदी है, पुलिस की लाठियां हैं, आंसू गैस के बादल हैं और इक़्तिदार के ऐवानों में एक बेचैनी है। सवाल यह है कि अगर भारत वाकई इख्तिलाफ राय की अपनी जमहूरियत की ताकत समझता है तो फिर नौजवानों के हाथों में किताबें देकर उन पर लाठियां क्यों बरसाई जा रही हैं। अगर शाइनिंग इंडिया इतना ही रोशन है तो फिर इस रोशनी में नौजवानों का मुस्तकबिल इतना तारीक क्यों दिखाई दे रहा है। नाज़रीन, ये कहानी सिर्फ एक एहतजाज की नहीं बल्कि उस नस्ल की बगावत की है जिसने खामोश रहने से इनकार कर दिया है। कॉकरोच जनता पार्टी, एक ऐसा नाम जो इब्तिदा में शायद एक मजाक या तंज लगता था मगर देखते ही देखते मज़ाहमत की अलामत बन गया। मई 2026 में भारतीय चीफ जस्टिस की जानिब से जब नौजवानों को हक़ारत से कॉकरोच कहा गया तो उन्होंने इसी लफ्ज़ को अपनी ताकत बना लिया। अभिषेक दुबके की क़यादत में शुरू होने वाली ये तहरीक अब सिर्फ एक डिजिटल मुहिम नहीं रही बल्कि भारत के तालीमी निज़ाम, हुकूमती पॉलिसियों और रियासती रवैये के खिलाफ एक इज्तिमाई एहतजाज में तब्दील हो चुकी है। ये दरअसल उस जनरेशन की पुकार है जो कहती है कि हमें खैरात नहीं इंसाफ चाहिए, हमें वादे नहीं शफाफ निज़ाम चाहिए। इस तहरीक को भड़काने वाला सबसे बड़ा सबब रवां साल नीट टेस्ट का तनाज़ा बना। भारत के लाखों तलबा का दावा है कि उनकी बरसों की मेहनत इम्तिहानी बेज़ाब्तगी और मुबैना पर्चा लीक की नज़र हो जाती है। उनका मुतालबा सिर्फ एक वजीर के इस्तीफे तक महदूद नहीं बल्कि पूरे इम्तिहानी निज़ाम में जवाबदेही, शफाफियत और इस्लाहात का है। यही वजह है कि वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे का मुतालबा इस तहरीक का मरकजी नारा बन चुका है, जबकि सोनम वांगचुक जैसे समाजी कारकुनों की हिमायत ने इस एहतजाज को एक इखलाकी कुव्वत भी फराहम की है जो कि गुज़िश्ता 25 दिनों से भूख हड़ताल पर हैं। दूसरी जानिब जब कॉकरोच जनता पार्टी का एहतजाज नुक्ता अरूज पर पहुंचा तो बीजेपी की हुकूमत ने तालिब इल्म से मुकालमे के बजाय ताकत का रास्ता इख्तियार किया। दिल्ली में पार्लियामेंट मार्च रोकने के लिए पुलिस की भारी नफरी, लाठीचार्ज, आंसू गैस, गिरफ्तारियां और शहर को सिक्योरिटी हसार में तब्दील कर देना एक बार फिर उस सवाल को जिंदा करता है कि क्या दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत में इख्तिलाफ राय का जवाब दलील से दिया जाता है या डंडे से। नाज़रीन, यह एहतजाज सिर्फ सड़कों तक महदूद नहीं रहा बल्कि मीडिया के किरदार को भी बेनकाब करने लगा है। एक तरफ हुकूमती मौक़िफ़ को नुमाया करने वाले टीवी चैनल्स हैं, दूसरी तरफ वो नौजवान हैं जो उन्हें गोदी मीडिया कहकर मुस्तरद कर रहे हैं। सोशल मीडिया इस वक्त इस तहरीक का सबसे बड़ा महाज बन चुका है, जहां रिवायती मीडिया की खामोशी या महदूद रिपोर्टिंग को नौजवान अपनी वीडियोस, लाइव स्ट्रीमिंग और हैशटैग्स के जरिए चैलेंज कर रहे हैं। कॉकरोच जनता पार्टी की हिमायत में नौजवान नस्ल के अलावा भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के मुतादिद अदाकार भी सामने आ गए। प्रीति जिंटा, शबाना आज़मी, दिलजीत दोसांझ और नसीरुद्दीन शाह ने भी मोदी हुकूमत के रवैये पर खुलकर तनकीद की है। अगर एक जाहिल इस मुल्क की रहनुमाई करे तो उसका दिल यही चाहेगा कि पूरा मुल्क उसी की तरह जाहिल, ना समझ, ना काबिल और बेरहम बने। इस वक्त मेरा दिल भी भरा हुआ है और मैं गुस्से से खौल भी रहा हूँ ये देखकर कि हमारे इन बच्चों के साथ किस तरह जुल्म का बर्ताव किया जा रहा है उन गुंडों के हाथों जो मुझे अमेरिका के आइस एजेंट्स की याद दिलाते हैं, मुंह पे नकाब लगाए हुए, हाथ में डंडा लिए हुए। इन सब बच्चों से मैं कहना चाहता हूँ कि हिम्मत ना हारें, आप लड़ते रहें। मुझे हमारे मुल्क की युवा पीढ़ी से हमेशा उम्मीद रही है आप लोग अपनी लड़ाई लड़ते रहें, हम सब आपके साथ हैं। और इस मुल्क की हुकूमत को मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, सब याद रखा जाएगा। दिलचस्प बात यह है कि यह तहरीक ऐसे वक्त में सामने आई है जब जनूबी एशिया की सियासत पहले ही नौजवानों की ताकत का मुशाहिदा कर चुकी है।
नेपाल, श्रीलंका और बांग्लादेश में नौजवानों ने रिवायती सियासी बयानियों को चैलेंज किया और हुकूमतों को सख्त दबाव का सामना करना पड़ा। इसी तनाजुर में भारत के अंदर भी ये सवाल जोर पकड़ रहा है कि क्या जेन जी की ये नई सियासी बेदारी मोदी सरकार के लिए एक मुस्तकिल दर्दसर बनने जा रही है। शायद आज इस सवाल का हतमी जवाब देना कब्र वक्त हो, लेकिन इतना ज़रूर वाज़ेह हो चुका है कि नई नस्ल अब महज इंतखाबी जलसों का हुजूम नहीं रही, बल्कि अपने मुस्तकबिल पर फैसला कुन आवाज़ बनने की ख्वाहिश रखती है। अब सवाल यह है कि क्या मोदी सरकार नौजवानों की इस बेचैनी को महज एक वक्ती एहतजाज समझकर नज़रअंदाज कर देगी या उसे एक संजीदा अवामी पैगाम समझेगी? क्या लाठीचार्ज, गिरफ्तारी और ताकत का इस्तेमाल इस एहतजाज को ख़त्म कर देगा या फिर यही इकदाम इसे मज़ीद ताकतवर बना देंगे? और सबसे बड़ा सवाल, क्या शाइनिंग इंडिया का ख्वाब इस वक्त तक मुकम्मल हो सकता है जब मुल्क की सबसे बड़ी ताकत यानी उसके नौजवान खुद को निज़ाम से मायूस महसूस कर रहे हों? इसी पर मजीद बात करेंगे। सीनियर तजियाकार मेहमल सरफराज साहबा इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। मेहमल साहबा, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। इट स्टार्टेड विद अ जोक, कॉकरोच पार्टी, लेकिन कुछ सोच नहीं सकता था कि मामला जो है इतना सीरियस होगा। आप सिर्फ एक दफ़ा ज़रा रिकैप करें, यहाँ तक पहुँचे किस तरह सारे मामला? देखिए मंसूर, मेरे ख्याल में जो ये यहाँ पर पहुँचे, एक तो जो सप्रेशन ऑफ वॉइस हुआ है ओवर द ईयर्स, ये जब से 12 साल हो गए मोदी की ये तीसरी गवर्नमेंट है, और इसके अंदर अगर आप देखें कि जब प्रोटेस्ट होती हैं तो उनको किस तरीके से विलिफाई किया जाता है। आपको मैं 3 एग्जांपल्स देती हूँ। जेएनयू वाली प्रोटेस्ट हुई तो कहा गया कि ये तो कम्युनिस्ट है, एंटी नेशनल है, इस तरह की उनके बारे में बातें की गई। अच्छा, फिर उसके बाद जब फार्मर्स प्रोटेस्ट हुई, हालांकि वो बाद में डिमांड वगैरह तो उनकी मान ली गई, लेकिन उनके ऊपर जो टैग लगा वो था खालिस्तानी, क्योंकि सिख हैं, पंजाबी हैं, तो उनके ऊपर भी एक एंटी नेशनल, देशद्रोही, गद्दार जो उस तरह वहाँ पे कहा जाता है वो है। अच्छा, फिर सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट वाले पे जब प्रोटेस्ट हुई तो वो मुसलमानों के ऊपर आ गया, उनको विलिफाई किया गया कि इनकी तो बैकिंग पाकिस्तान है, तो फलान है, तो इस तरह की चीज़। अच्छा, अब जो ये वाली प्रोटेस्ट है ये बहुत डिफरेंट है इन तीनों से। इसके अंदर मोदी रिजीम को ये समझ नहीं आ रहा कि इनको कैसे कोई टैग किया जाए, क्योंकि ये एजुकेशन के बारे में, ये कोई पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के बारे में नहीं है, और ये एजुकेशन रिफॉर्म्स पे, और ये एक यूनिफाइंग फैक्टर है। बिकॉज जो स्टूडेंट्स बाहर इस वक्त निकले हैं उनमें से बहुत सारे एक्चुअली ऐसे होंगे कि जिनके फैमिलीज ने बीजेपी को वोट किया होगा, सो वो बीजेपी के वोटर्स भी उधर हैं, बट उनको जो चीज़ नज़र आ रही है वो ये है कि एक सोशो इकोनॉमिक मसाइल है वहाँ पर, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। ये बच्चे जब अगर पढ़ के जाते हैं तो उधर ऑब्वियसली उनको बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ होती है, और फिर अगर वो मेहनत करते हैं और उनके इस तरह ये एग्ज़ाम लीक जो हुआ है, मतलब 20 सुसाइड्स हुई हैं मंसूर, ये कोई छोटा नंबर नहीं, बहुत बड़ा नंबर है। और मैं कुछ कॉमेंट्स देख रही थी जिसमें एक कमेंट एक जर्नलिस्ट की उस पर यूट्यूब की वीडियो के नीचे था कि उसमें कहा, उन्होंने कहा मैंने जब ये एग्ज़ाम दिया पहले तो मैं MBBS के लिए क्वालिफाई की, लेकिन जब रीटेक हुआ तो अब मेरे 20 नंबर कम आए। तो ये एक बहुत बड़ा उनके लिए मसला हो जाता है, बिकॉज यही एक अपॉर्चुनिटी उनको अपना फ्यूचर सिक्योर करने के लिए, यही एंट्रेंस एग्जाम्स, और ये 5 साल में को तीसरी दफ़ा हुआ है इस तरह से जो है पेपर लीक्स वगैरह। तो जब आपके एजुकेशन सिस्टम में इतनी करप्शन आ जाती है तो इट अफेक्ट्स एवरीवन, रिगार्डलेस ऑफ पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, रिगार्डलेस ऑफ पॉलिटिकल एफिलिएशंस। सो इसके ऊपर अभी गवर्नमेंट को ये भी नहीं समझ आ रही कि वो इसको कहेंगे ये कोई इसके पीछे कौन है, मतलब पाकिस्तान है या कोई और, ब्लेम गेम नहीं कर सकते, बिकॉज उन्हें पता है कि एक ऑर्गेनिक मूवमेंट है। हाँ, जनता पार्टी जरूर उसमें, सोनम वांगचुक वगैरह भी है, और अब तो उनके साथ ऑपोजिशन भी आके खड़ी होगी है। एक मूवमेंट ऐसी बनती जा रही है कि एक प्रेशर बनता जा रहा है। लेकिन मोदी रजीम, क्या आप देखें उनके सारे इंस्टीट्यूशंस भी कितने कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, उनकी पुलिस हो जाए, उनकी जुडिशरी, ये जुडिशरी की वजह से तो शुरू हुई, जैसे आपने अभी एक्सप्लेन किया। उनके चीफ जस्टिस ने वीडियोस देखने से इनकार कर दिया। हाँ, आज उन्होंने कहा डोंट वेस्ट माय टाइम, मेरे पास टाइम नहीं है। मतलब ये बात, और जिस तरीके से मैनेज उन्होंने किया, यानी जिस तरह उन्होंने कहा मेरे पास टाइम नहीं है, वक्त नहीं है, मैं नहीं देख सकता ये वीडियोस, तो उसके ऊपर गुस्सा मजीद बढ़ेगा। और ये जो स्टूडेंट्स हैं, जैसे जेन जी के आपने भी पैरेलल्स ड्रॉ किए साउथ एशिया के अंदर, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, ऑफ कोर्स डिफरेंस ज़रूर होता है। उधर जिस तरह की ब्रूटल फोर्स, अभी इधर भी वैसे बहुत पुलिस ब्रूटैलिटी हुई है, पैलेट गन्स और वो भी सारी बात हो रही है, लेकिन थोड़ा सा ही वक्त लगता है कि पूरी एक सोशल मूवमेंट जो है वो पॉलिटिकल मूवमेंट में कैसे बदल जाए। और अगर इसको ये इस तरह ही मिस हैंडल करते गए, जो कि अभी तक तो लग रहा है कि ये बैक ऑफ नहीं कर रही मोदी रजीम इस चीज़ से, तो फिर ये आउट ऑफ कंट्रोल भी हो सकती है, और फिर किसी को कोई पता नहीं चलता। अभी ऑब्वियसली काबिल वक्त है, लेकिन इवन देन ये जिस तरह से पैनिक कर रही है गवर्नमेंट, जिस तरह उन्होंने राहुल गांधी को डिटेन किया, उसको जिस तरह लेकर गए, जख्मी किया, तो वो चीज़ें नजर आती है। जैसा स्टूडेंट्स के ऊपर जो कि पीसफुल प्रोटेस्ट
प्रोटेस्टर्स हैं उनके ऊपर जिस तरह से अटैक किया गया, जिस तरह से उनको मारा पीटा गया, लड़कियों को वहाँ पर जिस तरह हरासा किया गया, उनके कपड़े फाड़े गए, जो इतनी हॉरेबल फुटेज वहाँ से आ रही है हॉरिफाइंग किस्म की, और आप जब उनकी बात सुनते हैं, और फिर खैर ये जो जेन ज़ी है ना, एक चीज़ है मंसूर, इन्होंने सोशल मीडिया टेक ओवर कर लिया, मतलब जो एक बीजेपी का आईटी सेल जिसको बड़ा वो कहते हैं ना, दिस वाज गोइंग टू बी माय नेक्स्ट क्वेश्चन कि बीजेपी तो बहुत स्ट्रांग कंसिडर की जाती थी, उसने ऐसे सेल्स बनाए हुए थे सोशल मीडिया के जो बेसिकली उनके नैरेटिव को टो करते थे। मेन स्ट्रीम मीडिया के अंदर मोदी या उसके दोस्तों ने बहुत से चैनल खरीद भी लिए, और ऐसे जो एंटी मोदी कंसिडर किए जाते थे उनको नौकरियों से निकलवा भी दिया गया। लेकिन इस मरतबा ये सब कुछ नहीं संभाला जा रहा उनसे। आखिर क्या उनकी तरफ से कोई काउंटर तो आ रहा होगा, या वो कोशिश तो कर रहे होंगे इसको काउंटर करने की, या आपके ख्याल में ये संभाला ही नहीं जा रहा सोशल मीडिया के ऊपर? अच्छा, ये उनसे नहीं संभाला जा रहा। ये मैं आपको बताऊं मंसूर के, देखें जैसे आपने अभी गोदी मीडिया की बात की, ऑब्वियसली वहाँ पर अडानी, अंबानी, जितने भी मोदी के उन्होंने टेक ओवर किया हुआ है उनका मीडिया। वैसे भी उनका मीडिया जो है काफ़ी, एक्सेप्ट फॉर अ फ्यू ऑनरेबल एक्सेप्शन, सारा ऑलमोस्ट कॉम्प्रोमाइज्ड है। उन्होंने तो शुरू में इन प्रोटेस्ट को कवर भी नहीं किया, ऐसे जैसे इग्नोर करते, दिल्ली में बैठे हुए उनके मतलब कि उधर हेड ऑफिसेज वगैरह उधर है, लेकिन उन्होंने नहीं किया। और फिर जब किया भी तो उन्होंने पुलिस वाली साइड ली कि वो पुलिस के इतने लोग जख्मी हो गए, मतलब स्टूडेंट्स बेचारों के साथ जो हो रहा है उस पर बात ही नहीं कर रहे, और बिल्कुल उन्होंने उस तरीके से लिया, तो उनकी तो क्रेडिबिलिटी है नहीं। तो ये क्योंकि जैसे मैंने कहा ऑर्गेनिक मूवमेंट है, और ये लाखों की तादाद में बच्चे हैं जो अफेक्ट हुए हैं इन सारी चीज़ों से। दे हैव टेकन ओवर इंस्टाग्राम, मतलब अगर आप इंस्टाग्राम पे इंडिया के वो रील्स देखें, वो सब, या बल्कि उनके अगर आप स्लोगन्स देखें, आज मैं देख रही थी एक वीडियो, उसके अंदर उन्होंने कहा कि मोदी जब डरता है पुलिस को आगे करता है, और इस तरह की जो चीज़ें, तो वो बड़े क्रिएटिव भी हैं, उनमें बड़ा गुस्सा भी। अच्छा, उन्होंने पिछले 12 साल, ये बच्चे 20-21 साल के होंगे, पिछले 12 साल से उन्होंने तो मोदी सरकार ही देखी है ना, उन्होंने तो, उनको तो कांग्रेस नहीं याद हो सकता, वो छोटे थे तो फॉर्मेटिव ईयर्स में तो उन्होंने इन्हीं को देखा। तो वो ये सवाल करें कि कैसे है कि 12 साल से तुम हुकूमत में हो और कोई आप रिफॉर्म्स नहीं कर सके, और फिर आप उस पर डिस्कशन भी नहीं करना चाहते, यानी कि इतना सब कुछ जब हो गया तो अब जाकर पार्लियामेंट में अगर अखिलेश यादव या कोई उसको रेज करता है तो फिर जाकर बात होती है, या राहुल गांधी आता है प्रोटेस्ट के अंदर, वो मोदी के उधर बाहर देता है धरना, तब जाके एक और जेन में सवाल आता है कि ये सब कुछ जो कुछ भी हो रहा है ये हम लोग नई दिल्ली के अंदर फिलहाल देख रहे हैं, नहीं कुछ और शहरों के अंदर। दैट इज गोइंग टू बी माय नेक्स्ट क्वेश्चन कि क्या आपको लगता है कि ये मूवमेंट जो है वो एक्चुअली पूरे इंडिया के दीगर अब बड़े शहरों के अंदर भी आपको फैलती हुई नजर आ रही है? फैल रही है, आहिस्ता आहिस्ता ये फैल रही है। दिल्ली क्योंकि ऑब्वियसली कैपिटल है, उधर ज़्यादा, उधर इस वक्त सेशन भी पार्लियामेंट का चल रहा है, तो उसको ज़्यादा आई बॉल्स मिल रहे हैं, लेकिन बाकी भी ये कई शहरों के अंदर जो है जा रही है और बड़े पैमाने पे जा रही है। और देखें खाली दिल्ली के बच्चे तो अफेक्टेड नहीं, एज ए सेड ये लाखों बच्चे ये एग्जाम देते हैं, तो वो सबके सब अफेक्टेड हैं और वो पूरे इंडिया से हैं, तो उनके लिए वो इसीलिए निकल रहे हैं। फोकस मीडिया के अंदर या सोशल मीडिया पे आपको ज़्यादा दिल्ली का, लेकिन बाकी के काफ़ी शहरों के अंदर हो रहा है और ये फैलेगी। और अगर ये मिस हैंडल हुआ ना मंसूर, क्योंकि ये डर है वहाँ के लोगों को कि अगर जिस तरह कुछ ब्रूट फोर्स इस्तेमाल की जा रही है, अच्छा वहाँ पे कुछ प्लेन क्लोथ्स के अंदर लोग हैं जिन्होंने इस तरह किया, यानी कि वो पुलिस ने या गुंडे हायर किए हैं, क्या किसी ने अभी तक उस पर कोई क्लैरिफिकेशन नहीं दी कि वो कौन है, लेकिन वो भी मारपीट और इस तरह स्टूडेंट्स साथ कर रहे हैं। तो ये जितनी देर मिस हैंडल करेंगे, यानी कि अगर इनकी डिमांड नहीं मानते, वो रेजिग्नेशन की डिमांड हो, वो एजुकेशन रिफॉर्म्स की डिमांड हो, वो ये हो कि जो पुलिस जिन्होंने इनको मारा पीटा या जिन्होंने ऑर्डर दिए उनकी अकाउंटेबिलिटी हो, वो ये कि मोदी उनसे अपोलोजाइज करे, इस तरह की डिमांड्स अगर वो नहीं मानते तो फिर ये हाथ से निकल सकती है चीज़। अभी एक जैसे मैंने कहा कि सोशल मूवमेंट है, एक ऑर्गेनिक मूवमेंट है, उनको गुस्सा है बहुत ज़्यादा, लेकिन जब यूथ का गुस्सा आपको मालूम है, मतलब वही साउथ एशिया के एग्जांपल कि जेन जी जब उभरती है तो फिर बड़ी बड़ी ऐसी हुकूमतें जो अपने आप को बिल्कुल सेफ महसूस करती थी वो भी रह जाती हैं। लास्ट क्वेश्चन ऑन द टॉपिक, और वो ये है कि इस सारे मामले में इवन दो गांधी फैमिली ने आके इस सारी चीज़ को सपोर्ट किया, कांग्रेस ने अगर मैं कहूँ तो इसको सपोर्ट भी किया है, लेकिन क्या ये यूथ अपने आप को किसी एक सियासी जमात के साथ तो मेरे ख्याल में अटैच नहीं करना चाहेगी? वो जो भी उनका कॉकरोच जनता पार्टी जो भी बनी हुई है, ये कॉकरोच जनता पार्टी आपको लगता है कि आगे मतलब इलेक्टोरल सिस्टम के अंदर भी अपने आप को एक्टिवेट करना चाहेगी, या सिर्फ एक ये सोशल मूवमेंट की हद तक ही अपने आप को महदूद रखेगी? देखिए अभी तक तो वो कहते हैं कि हम इस तरह किसी के साथ पॉलिटिकल एफिलिएशन नहीं करना चाहते, और अभी भी जो पॉलिटिकल पार्टीज आई हैं उन्होंने भी बेसिकली ये नहीं कहा कि ये उनकी पॉलिटिकल डिमांड्स है, वो बेसिकली कह रहे हैं कि हम युवा के साथ, यूथ के साथ, स्टूडेंट्स के साथ खड़े हैं और हम वही चाहते हैं। और इस वक्त आप देखें उनके 2 स्टेट इलेक्शंस भी आने वाले हैं, यूपी और पंजाब के, तो ऑब्वियसली वहाँ पे भी मोमेंटम इस चीज़ से बढ़ेगा, अफेक्ट भी करेगा चीज़ों को, तो वो तो इसलिए साथ खड़े। और जो ये सोशल मूवमेंट जैसे मैंने कहा, ये अभी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के बारे में नहीं है, अभी ये सोशल रिफॉर्म्स, एजुकेशन रिफॉर्म्स के बारे में, लेकिन कल
को क्या होता है, क्योंकि जो कॉकरोच जनता पार्टी वाले भी है वो भी एक ज़माने में आप से एफिलिएटेड भी थे, फिर तो इस तरह की मूवमेंट्स ऑब्वियसली बन भी जाती हैं इवेंचुअली, लेकिन फिलहाल तो ये नज़र आ रहा है कि उनको उनका फोकस अपनी डिमांड्स के ऊपर, वो देखना चाह रहे हैं, दे वांट टू मेक दिस गवर्नमेंट अकाउंटेबल, मोदी रिजीम अकाउंटेबल, बिकॉज उन्हें लगता है कि मोदी जो है वो किसी को जवाब नहीं देता। आप देखें ना, प्रेस से बात नहीं करता, जब तक कि हैंड पिक जर्नलिस्ट के अलावा वो किनको इंटरव्यू देता है या बात करते हैं, तो वो कहते हैं कि ये तो किसी चीज़ के ऊपर भी बात नहीं करता, और ये हमें कहते हैं कि हम जो है हर चीज़ के साथ जो है कॉम्प्रोमाइज़ करें, और खुद इनके अपने लोग अपॉर्चुनिटीज़ देखें ना, अपॉर्चुनिटीज़ की मैं बात करूँ, वो देखते हैं अंबानी वेडिंग्स देखते हैं, वो देखते हैं अडानी के पास कितना पैसा है, बाकी सारा कुछ उनके लिए तो यही अपॉर्चुनिटी है, यही अपना फ्यूचर सिक्योर करने के लिए ना, ये एग्जाम्स कुछ वो अपना बना सकेंगे, उनकी एक राइजिंग मिडिल क्लास है, सारा कुछ है, तो वो जब देखते हैं कि ये अपॉर्चुनिटी भी हमसे छीन ली गई, और इस गवर्नमेंट के अंदर जो 12 साल से है, तो फिर वो जवाब तो मांगेंगे, और ये गुस्सा तो फिर है उनका पैल्पेबल, कल को वो कोई पॉलिटिकल मूवमेंट भी बन सकती है। बहुत शुक्रिया मेमल सरफराज साहिबा। नाज़रीन, मेमल साहिबा की गुफ्तगू आपने सुनी। एक बड़ा इंपॉर्टेंट मुद्दा जिसकी तरफ उन्होंने निशानदेही की वो ये है कि जब लीडर अपनी आवाम के साथ कनेक्टेड नहीं होता, जब वो इंटरव्यूज़ देने से कतराता है, जब वो आवाम के सवालों के जवाब नहीं देना चाहता, अवॉइड करता है प्रेस को, अवॉइड करता है इंटरव्यूज़ को, तो उसके बाद एक वक्त आता है कि ये यूथ आपके दरवाजे तक पहुंचती है और उसके बाद आपसे सवाल करती है कि अब आपको जवाब हर सूरत देना पड़ेगा। मेरे ख्याल में पूरी दुनिया के सियासतदानों के लिए, और चंद ऐसे सियासतदान जो पाकिस्तान के अंदर भी मौजूद हैं, उनके लिए भी एक सबक है कि अवाम के सवालों के जवाब ज़रूर दिया करें। प्रोग्राम से अब तक के लिए इतना ही। कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।